नमस्कार दोस्तों, मैं इंदौर से एडवोकेट चंचल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मुझे शिक्षा सत्याग्रह की टीम ने आप सबके साथ बात करने का मौका दिया। उसके लिए शिक्षा सत्याग्रह की पूरी टीम और गौरव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज हम बात करेंगे इस पैंडेमिक के समय जो एक विश्वव्यापी महामारी है कोविड-19 कोरोना। इस महामारी के समय जिस तरह की समस्याएं पूरे देश ने पूरे विश्व ने एक साथ सही है उसका सामना करा है और जिस तरह की समस्याओं से देश आज भी जूझ रहा है, उस समय में कई तरह की विषम देश में पैदा हुई है। और चूंकि ये एक अनपेक्षित और इस तरह की समस्या थी जिसके लिए पूरा देश पूरा विश्व पहले से कभी तैयार नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि किस तरह से जब ये बीमारी आएगी या ये महामारी आएगी तो इसको किस तरह से निपटा जाएगा। इसी के चलते कई तरह की समस्याएं देश में पैदा हुई है और उसमें एक सबसे बड़ा और एक दुखद जो विवाद अभी वर्तमान समय में पैदा हुआ है, जो चल रहा है, वो है निजी स्कूल और उनके पालकों के बीच में फीस को लेकर एक विवाद अनावश्यक रूप से जन्म ले चुका है पूरे देश में। निजी स्कूलों का ऐसा मानना है कि उनको इस महामारी के दौरान, इस लॉकडाउन में जब स्कूल बंद रहे हैं, उस पूरे समय के दौरान भी उनको वो सब फीसें मिलना चाहिए जो वो सामान्य परिस्थितियों में जिस तरह से अपने विद्यार्थियों और अपने पालकों से चार्ज करते थे। वो किसी भी तरह से इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि इस लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान, जब आम आदमी अपने जीवन यापन के गंभीर संकट से गुजर रहा है और उसके सामने एक अनिश्चित भविष्य खड़ा है कि कल क्या होगा उसे नहीं पता है, कि कैसे वो अपना जीवन यापन करेगा, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, क्योंकि पिछले लगभग 3.5-4 महीने से पूरा देश ठप है। देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां गई है, एक बड़े लार्ज स्केल पे व्यापार ठप हुए हैं, कई लोगों के व्यापार व्यवसाय पूरी तरह चौपट होकर बंद हो चुके हैं। साथ ही नौकरियों में जिनकी नौकरियां बची हैं उनकी स्थिति है कि वो आधी अधूरी सैलरी पे, कहीं 40% 50% सैलरी पे नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है दूसरा। तो ऐसे महामारी के और ऐसे गंभीर राष्ट्रीय संकट के समय जब सबकी एक दूसरे से अपेक्षा थी कि इसमें एक दूसरे की मदद की जाएगी और हम एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे पूरे देश में कि भारत की जो एक सेवा भावना है या जो हम एक दूसरे को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उसमें स्कूल भी अपनी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि जैसे ही ये महामारी का दौर शुरू हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि सभी देशवासी अपने अपने स्तर पर पीएम केयर फंड में एक सहायता राशि दें, जिससे कि देश में जो संकट आया है उससे निपटा जा सके, जो निचले तबके के लोग हैं उनकी सहायता की जा सके, जो इस महामारी के कारण आर्थिक संकट से गुजरेंगे उन लोगों को किसी तरह से सहायता देके उनका जीवन यापन आसान बनाया जा सके। उसी गंभीर संकट के समय जब लॉकडाउन पूरी तरह था देश में, अप्रैल में जब एक नया सेशन स्कूलों का शुरू होता है सामान्य परिस्थितियों में, उसी समय स्कूल के जो संचालकगण हैं उन्होंने अपने सभी अभिभावकों को अलग अलग तरीके से मैसेज करके कहीं ना कहीं फ़ीस की मांग करना शुरू कर दी थी, जो सबके लिए अनपेक्षित था और बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत एक दुखद अनुभव था कि जब हम जिस समय पूरा देश बंद है, हम अपने अपने घरों में बंद हैं, ऐसे समय में न तो स्कूल चल रहे हैं, न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, और एक अलग तरह का मानसिक अवसाद पूरे देश के हर नागरिक के मन में था। तो वो समय जैसे तैसे बीतते बीतते जब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी, हालांकि अभी बिल्कुल सामान्य स्थितियां नहीं है, देश में एक अनिश्चितता का माहौल सरकार के मन में भी है और नागरिकों के मन में भी है कि कब ये बीमारी खत्म होगी, कब इसका वैक्सीनेशन तैयार होगा, कब तक हम इसमें जीत हासिल कर पाएंगे और कब तक हमारा जीवन सामान्य होगा। तो जैसे उन्होंने अपने विद्यार्थियों पे, अभिभावकों पे फीस के लिए दबाव बनाना शुरू करा, तो पहले कुछ समय तो लोग समझ नहीं पाए कि क्या करें, कैसे करें। सरकारों ने इसको लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए, शिक्षा विभाग ने, स्थानीय प्रशासन ने, जबकि स्थानीय प्रशासन हर तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर नियंत्रण कर रहा था और एक आम आदमी का जीवन पूरी तरह से एक महामारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था उसके अंतर्गत गवर्न हो रहा था। अपने संवैधानिक अधिकार लगभग समाप्त हो चुके थे। तो जब धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हुई और स्कूलों का दबाव बढ़ता गया, तब ये एक विरोध धीरे धीरे शुरू हुआ पूरे देश में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, कि जब स्कूल पूरी तरह से बंद हैं तो ऐसे समय में कैसे ये स्कूल संचालक फ़ीस की मांग कर सकते हैं। कई तरह से उनसे बात करने की कोशिश की गई, सरकारों तक ये बात पहुंचाई गई कि इसको लेकर कोई नीति निर्धारण किया जाए। और चूंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, देश में एक देशव्यापी बंद है,
व्यापार व्यवसाय रोजगार पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो किसी भी तरह से सरकार इसको नियंत्रित करे, इस पूरे मामले को, और अभिभावकों को राहत दे। जब कहीं से किसी तरह की कोई राहत की उम्मीद नहीं रही, तब सभी अभिभावकों ने अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरीके से इसका विरोध शुरू किया। पूरे देश में इसका विरोध शुरू हुआ। इंदौर से मैंने, मेरे कुछ साथियों ने एक जागो पालक जागो के नाम से एक संगठन बनाया, ग्रुप बनाया। उसके माध्यम से हमने लोगों को जोड़ना शुरू करा, अभिभावकों को जोड़ना शुरू करा, उनके साथ बातचीत करी, उनके इस बारे में विचार जाने कि क्या वो सोचते हैं कि इस समय जब पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, तो क्या स्कूलों द्वारा ये फीस की जो मांग की जा रही है वो सही है, जायज़ है, क्या इसको विरोध किया जाना चाहिए, या क्या अभिभावक इसको देने की आर्थिक और मानसिक स्थिति में हैं। काफ़ी सारे अभिभावकों से और अलग अलग स्तर पे लोगों से बात करने के बाद ये मालूम पड़ा कि अभिभावक किसी भी तरह से इस स्थिति में नहीं है कि वो इस तरह की किसी फीस का भुगतान कर सकें, या अपने बच्चों को स्कूल भेजने का अभी तक तय नहीं कर पाई कि कब स्कूल खुलेंगे। तो जब हमने इस जागो पालक जागो नाम से एक ग्रुप बना के और उसकी शुरुआत करी, लोगों से बात करना शुरू करी, तो आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में हज़ारों लोग इस हमारे संगठन के समूह के साथ जुड़े और उन्होंने अपना अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ें बताना शुरू करी। जब एक अच्छे पालकों का एक समूह हमारे साथ इकट्ठा हो गया था, तब उस वक्त सबसे पहला प्रयास हमने एक ईमेल के माध्यम से करा। हमने सभी अभिभावकों ने, लगभग 1,500 से 2,000 अभिभावकों ने, जो इस पूरे सिस्टम के जिम्मेदार लोग हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मानव अधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग, जो भी इस चीज़ को नियंत्रित कर सकता था, उनको सभी ने अपने अपने तरह से ईमेल पे अपनी परेशानी बताई और उनसे मांग करी कि किसी भी तरह से इसकी नीति बना के, और ये जो एक मनमाने तरीके से फ़ीस वसूली की कोशिश की जा रही है, या उस कोशिश को सही ठहराने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन इन्होंने शुरू करी है, और अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन जो कि केंद्र सरकार के अनुसार भी सुरक्षित नहीं थी, डेटा चोरी होने की उसमें संभावना थी, बच्चों के साथ साइबर क्राइम होने की संभावना थी, उसका विरोध दर्ज करवाए और ये मांग करी कि कोई अगर ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करना है तो उसके लिए एक राष्ट्रीयकृत शिक्षा नीति बनाई जाए। ऑनलाइन पढ़ाई को लेके कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिस पे बच्चे सुरक्षित तरीके से उसमें उनके स्वास्थ्य को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। इसको लेके भी कोई एक मेडिकल एक्सपर्ट की टीम बना के उनके ओपिनियन के साथ एक समय तय किया जाए कि कितना समय, किस उम्र के, किस वर्ग के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, उसका क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि जो आमतौर पे जो सिलेबस स्कूलों में टीचर्स अपने सामने स्टूडेंट को बैठा के पढ़ाते हैं, उस तरह का सिलेबस पढ़ाया जाना किसी भी तरह से संभव नहीं था कि वो ऑनलाइन एजुकेशन में वो सिस्टम से पढ़ाया जा सके। फिर भी स्कूलों की मनमानी के चलते और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कुछ लोगों ने अनमने मन से भी वो ऑनलाइन एजुकेशन को स्वीकार करा, कोशिश करी कि किसी तरह से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से स्कूल के साथ जोड़े रखें। पर लगभग सभी अभिभावकों को इसमें निराशा हुई, क्योंकि हमारे देश में अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी उस स्तर की नहीं है, हमारे सभी लोग उतने सक्षम नहीं है कि सबके घर में डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, जो अपने बच्चों को उपलब्ध करवा सकें। अतिरिक्त ये डिवाइस नहीं थी कि वो दे सकें, या किसी के घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो सब बच्चों को एक ही समय पर अलग अलग डिवाइस देके वो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई के लिए सुविधा दे सकें। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग वो भी था जो किसी भी तरह से फैसिलिटेट नहीं था इन सुविधाओं के साथ, जो सरकार ने खुद 25% स्कूल में सीट्स उन वर्ग के लिए आरक्षित करी जिनको राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत, जो अति गरीब लोग हैं, उनको एडमिशन देकर शिक्षा दी जाती। तो वो वर्ग तो जो स्कूल की फ़ीस भरने में सक्षम नहीं था, उसके लिए संभव नहीं था कि वो अपने बच्चों को एक अलग से इस तरह की डिवाइस दे और ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़े। तो वो वर्ग तो पूरी तरह से वंचित रहा है अभी तक शिक्षा से, और आगे भी इस माध्यम से अगर पढ़ाई होती है तो वो इस शिक्षा के साथ कभी नहीं जुड़ पाएगा। इसके अलावा बहुत बड़ा एक वर्ग था जो इस बात को लेकर चिंतित था कि अभी तक सरकार, स्कूल प्रशासन, डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट हमेशा ये समझाते आए हैं कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से एक्टिव नहीं रहने देना चाहिए, उनका स्क्रीन टाइम दिन में 10-20 मिनट, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यही स्कूल के मैनेजमेंट के लोग, टीचर्स, जब हम स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाते थे तो हमें हमेशा ये समझाते थे कि किसी भी तरह से बच्चों को इंटरनेट से, मोबाइल से हमें दूर रखना है। वही टीचर्स, वही स्कूल मैनेजमेंट अब ये दबाव बना रहा था कि आप अपने बच्चों को मोबाइल पे अलग अलग जो जूम एप्लीकेशन है, गूगल मीट है, जो भी इनके प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम पढ़ाई के लिए तैयार करें,
तो अभिभावक के मन में एक ये भी दुविधा थी कि कल तक जो मोबाइल, इंटरनेट और ये सब चीज़ें बच्चों के लिए हानिकारक थी, वो आज अचानक इनके लिए फ़ायदेमंद कैसे हो गई। दूसरा सवाल ये था अभिभावकों के मन में कि आम तौर पे जब मार्च अप्रैल में वेकेशन स्टार्ट होती है तो अप्रैल में कुछ 8 दिन 10 दिन के लिए स्कूलिंग शुरू होता है, जिसमें एक जनरल इंट्रोडक्शन बच्चों का होता है और कोई बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ाई शुरू नहीं होती है। उस समय स्कूल संचालकों ने और टीचर्स ने दबाव बनाना शुरू करा कि आप बच्चों को रेगुलर करें, स्कूल में क्लासेस अटेंड करवाएं। मई लगभग पूरे देश में समर वेकेशन रहती है, छुट्टियां मनाई जाती है, पर उस समय भी स्कूलों का पूरा दबाव था कि आप स्कूल के साथ जुड़े रहें और पढ़ाई अपनी जारी रखें ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से, जो कि संभव भी नहीं था और कहीं से उचित नहीं था, क्योंकि अभी तक कभी भी मई में किसी स्कूल का सेशन नहीं लगता था। और इसके बाद मई निकलने के बाद जून जब शुरू हुआ तो जून में भी जून एंड तक स्कूल नॉर्मल कोर्स में स्टार्ट होते थे। पर इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में हर स्कूल का ये प्रयास रहा है, बड़े जो निजी स्कूल हैं CBSE उनका विशेष करके, कि अप्रैल मई जून लगभग सब हर समय उन्होंने कुछ न कुछ समय के लिए 1 घंटा 2 घंटा के लिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के लिए बाध्य करने की कोशिश करी, क्योंकि उनके मन में भी ये भय था कि अगर हम सर्विस नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी फ़ीस को लेकर सवाल खड़े होंगे और वो सवाल जायज़ होंगे जिनका हम कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अपनी उस मंशा को उन्होंने इस तरीके से जाहिर किया कि एक पालतू अनावश्यक दबाव बनाया कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं, जिससे कि वो अपनी फ़ीस को वाजिब ठहरा सकें। और आज वो वही काम कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाया, कितने बच्चों ने पढ़ा नहीं पढ़ा इसका कोई हिसाब उन्होंने नहीं रखा, ना उन्होंने सोचा, और अपना एक प्रोपोगंडा ऑनलाइन पढ़ाई का पूरा शुरू करके आज वो पूरी तरह से पालकों के ऊपर दबाव बनाने पे उतारू हैं इस पूरे एजुकेशन जो उन्होंने दिया या नहीं दिया उसके लिए। ऐसे समय में जब हमने ये पूरा मूवमेंट शुरू करा तो सबसे पहले हमने, जैसे आपको बताया कि एक ईमेल करा, ईमेल के माध्यम से मांग करी, फिर हमने ट्विटर पे कैंपेन चलाया, सोशल मीडिया पे हमने कैंपेन चलाया कि कहीं किसी तरह से सरकार तक हमारी बात पहुँचे। मध्य प्रदेश में विशेषकर स्थितियाँ कुछ इस तरह थी कि लॉकडाउन शुरू होने के कुछ 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे सरकार नहीं बनी थी और पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं थी, मंत्रालय नहीं था, सरकार तैयार नहीं थी कि किस तरह से क्या वो चीज़ों को करेगी। तो कोशिश करी कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। इस बीच सरकार ने एक मनमाने तरीके से आदेश जारी कर दिया कि चूँकि स्कूलों की ट्यूशन फीस बहुत कम होती है तो स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की छूट दे दी जाती है, और उनको ये निर्देश दिए कि अब इसके अतिरिक्त कोई वसूली अभिभावकों से ना करें ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे, जो कि एक बहुत हास्यास्पद और ऐसा फैसला था सरकार का जिसको सुन के ये लगा था कि कहीं ना कहीं सरकार की भी ये मंशा है कि स्कूल अपनी मनमानी करते रहें अपने तरीके से, और उस पर उन्होंने उसको छूट दे दी थी अघोषित रूप से कि ठीक है आप स्कूल फीस वसूलें। जबकि सरकार ये भूल गई थी कि लगभग सभी स्कूलों में जो फीस ली जाती है, अगर एक अपन एवरेज स्कूल की बात करें तो ₹1,00,000 साल की तकरीबन फ़ीस होती है, जिसमें से 80,000 90,000 रुपये ट्यूशन फ़ीस के नाम पे स्कूलों द्वारा ली जाते हैं, और कई कई स्कूलों में पूरी जो फीस होती है वो ट्यूशन फीस के नाम पे ही वसूली जाती है, कि उसका कोई अलग से बाइफर्केशन दिया नहीं जाता है स्कूल संचालकों द्वारा कि ये जो फ़ीस ली जा रही है इसमें ट्यूशन फ़ीस कितनी है और अदर एक्टिविटी की फ़ीस कितनी है। तो एक तरीके से सरकार की खुली छूट थी कि आप ट्यूशन फीस के नाम पे पूरी वसूली करें फ़ीस की अपनी। सरकार की तरफ से कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद भी अपने जो हमारे स्थानीय सांसद हैं शंकर लालवानी जी, उनके पास हम गए, अपने लगभग 200-250 पेरेंट इंदौर के अलग अलग स्कूलों के अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए, हमने उनसे बात करी, उनको अपनी समस्याएं बताई, उनसे हमने मांग करी कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि अभिभावकों को राहत मिले, और ये जो केवल ट्यूशन फीस है, चूँकि मुख्यमंत्री जी का कहना था बहुत कम होती है, तो हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत कम नहीं होती है, लगभग पूरी फीस ही होती है। उसके लिए हमने अलग अलग स्कूलों का फ़ीस स्ट्रक्चर भी उनके साथ शेयर करा। सांसद जी ने हमको एक आश्वासन दिया कि ठीक है आपकी बात हम सरकार तक भी पहुँचाएँगे, और इस बीच हम जिला प्रशासन और स्कूल संचालकों की जो एसोसिएशन है उसके साथ एक मीटिंग करके कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे स्कूलों को भी जो इस समय उनके खर्चे हैं उनकी वो पूर्ति कर पाएँ, और उन पर अतिरिक्त किसी तरह का दबाव नहीं आए। टीचर्स को, नॉन टीचर्स स्टाफ को अपनी एक सैलरी मिलती रहे। हम उसके लिए भी सहमत थे कि चलिए मान लीजिए अगर कोई बातचीत करके इस तरह का एक बीच का रास्ता निकलता है जिससे टीचर जो हैं, शिक्षक हैं, उनको भी अपने जीवन यापन के लिए जो एक मिलती है, वहाँ से सैलरी मिलती है, उसका कुछ हिस्सा हम उसमें अपनी तरफ से दे पाएँ।
इसके बाद लगभग 8-10 दिन तक हम लगातार प्रयास करते रहे माननीय सांसद जी के माध्यम से हमारी बात हो स्कूल एसोसिएशन के साथ। इस बीच लोग हमसे जुड़ते रहे, अपनी अलग अलग तरह से समस्याएं बताते रहे। कुछ स्कूलों में हमने कोशिश करी कि हम सीधे पालकों के साथ स्कूल में जाएं और स्कूल मैनेजमेंट से भी अपनी बात करें कि शासन अपना काम कर रहा है, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट भी पेरेंट्स की बात सुने, समझे और किसी तरह से उसमें ऐसा कुछ प्लान करे कि उनको कुछ राहत मिले, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी रिलीफ देना थी वो स्कूल मैनेजमेंट को देना थी। चूँकि हम एक लंबे समय तक स्कूल के साथ इंगेज रहते हैं, 14-15 साल तक हमारा बच्चा उनके स्कूल में पढ़ता है, हमारे एक पारिवारिक रिश्ते की तरह हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये उम्मीद भी थी कि स्कूल संचालक है जो भी हैं, स्कूल मैनेजमेंट भी, वो भी कहीं ना कहीं हमारी बातों को समझेगा और कोशिश करेगा कि किसी तरह से पालकों को राहत दी जाए। उस क्रम में कई स्कूलों में हमने स्कूल मैनेजमेंट से बात करी और लगभग सभी ने ये हमको आश्वासन दिया है कि जो भी सरकार फैसला करेगी वो हम उसको मानेंगे। अब सरकार के स्तर पे, स्कूल दोनों के स्तर पे हम प्रयास कर रहे थे। इस बीच सरकार के इस आदेश को चुनौती देने के लिए स्कूल संचालक जो है, इनकी एसोसिएशन हाई कोर्ट चली जाती है कि जो ट्यूशन फीस लेने की हमको छूट दी है वो गलत है। केवल ट्यूशन फीस लेने की हमको छूट देना और हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम हमारी फ़ीस जो हमको लेना है वो हम तय करेंगे। राज्य सरकार का इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप हमको स्वीकार नहीं है। इस तरह की कोई बात उन्होंने वहाँ पे हाई कोर्ट में करी। तो जब शासन के निर्देश ये मानने को तैयार नहीं है, शासन ने बोला कि केवल ट्यूशन फीस लें, जो कि लगभग पूरी फीस ही होती है एक तरीके से। कुछ बस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है या मेस फैसिलिटी होती है किसी किसी स्कूल में, या कुछ अदर एक्टिविटी के जो चार्जेस होते हैं, वो जिनका कोई एक्सपेंस अभी नहीं लग रहा था निजी स्कूलों को, वो उन चार्जेस को लेके भी इतने चिंतित थे इस समय में कि राज्य सरकार ने जो बोला है कि केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, उससे असंतुष्ट होकर वो हाई कोर्ट चले गए। मतलब उनको सरकार का ये आदेश भी मान्य नहीं था कि केवल ट्यूशन फीस ले ली जाए, जो ये भी देने में पालक सक्षम नहीं थे। जब स्कूल संचालकों ने अपने इस सरकार के इस फैसले को चुनौती दी हाई कोर्ट में, तब लगभग हमें ये लगा कि अब किसी भी तरह से स्कूल संचालक इस भावना के साथ काम नहीं कर रहे हैं कि स्कूल में बच्चा जो पढ़ रहा है वो हमारा एक परिवार का सदस्य है, हिस्सा है, उसके अभिभावक हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, तो इनको किसी तरह की छूट मिलना चाहिए। वो एक शुद्ध व्यावसायिक रूप से उन्होंने अपना एक आचरण वहाँ प्रस्तुत करा और ये बताया कि ये जो अभी तक हम मानते आए हैं कि एक परिवार है और एक परिवार का हिस्सा है हम उनके, या हमारा बच्चा जो जाता है वहाँ पे तो उसको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक संदेश दिया कि आपके और हमारे मध्य में सिर्फ एक व्यवसायिक रिश्ता है, आप हमारे एक ग्राहक हैं और हम आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं। बहुत दुखद अनुभव था। हाई कोर्ट में जब इस पर सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने भी अभी ये निर्देश दिए कि केवल ट्यूशन फीस स्कूल संचालक ले सकते हैं, दूसरी कोई फ़ीस वो वसूल नहीं करेंगे इसमें भी, जब तक कि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है। ये भी एक बुरा अनुभव था हम सब साथियों के लिए जो हम इस आंदोलन से जुड़े थे, इस अभियान को हम चला रहे थे और हम चाह रहे थे किसी तरह से इसमें पालकों को रिलीफ मिले। तो अब स्थितियाँ ये है कि जैसे ही इसको स्कूल संचालकों को छूट मिलती है ट्यूशन फीस वसूलने की, तो उन्होंने अलग तरीके से दबाव बनाना शुरू करा कि हमें शासन के आदेश हैं, हमें कोर्ट के आदेश हैं, और स्थिति अब नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है। पालक किसी तरह से फीस देने की स्थिति में नहीं है, स्कूल संचालक कहीं समझौता करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, वो किसी तरह से चीज़ों को मानना नहीं चाह रहे हैं। ये सब घटनाक्रम के चलते जब हमें लगा कि कहीं कोई राहत हमको नहीं मिलने वाली है, हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय की मांग करी। कई बार हमने अपने अलग अलग तरीके से संदेश भेजे, उनके ऑफिस पे संपर्क करा। माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन तक हमने अलग अलग माध्यम से अपॉइंटमेंट के लिए बात करी कि हमको मिलने का समय दें, हमसे बात करें, पालकों का पक्ष सुने, क्योंकि इसमें पीड़ित पक्ष पालक ही है। शासन कोई निर्देश दे रहा है या स्कूल संचालक कोई मांग कर रहे हैं, तो इसमें पालकों का पक्ष ना स्थानीय प्रशासन सुन रहा है, ना राज्य सरकार इसके बारे में कोई बात कर रही है, और हर राज्य, हर स्कूल अपने अलग तरीके से इसमें नियम चला रहा है। कहीं हमने जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से अप्रोच करी, मुख्यमंत्री जी से अप्रोच करी, वहाँ से भी कोई हमको अभी तक सकारात्मक इस तरह का सहयोग नहीं मिला कि उन्होंने हमारी बात सुनने के लिए हमको समय दिया हो। इस बीच 8 अलग अलग राज्यों की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में एक पिटीशन पेश की गई, जिसमें ये मांग की गई कि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर कोई एक ऐसी नीति बनाई जाए जिसका पालन पूरा देश और उसके स्कूल संचालक करें, जिससे बच्चों को सुविधा हो और एक
पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो पढ़ाई हो, जिससे कि जो लोग अभी तक इस ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ पाएँ। उनकी क्या व्यवस्था है, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं जिनको निःशुल्क एडमिशन सरकार ने दिए हैं स्कूलों में, वो कैसे उस तरह से उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और समान शिक्षा का अधिकार दिया जाना राज्य का कर्तव्य है। तो समान शिक्षा कैसे मिलेगी जबकि ऑनलाइन शिक्षा के जो संसाधन हैं आवश्यक, वो किसी भी तरह से लगभग आधी आबादी के पास नहीं उपलब्ध हैं। तो सरकार इस बारे में भी कोई तैयारी करे और उसके बाद इस ऑनलाइन एजुकेशन को शुरू करे पूरे देश में। और जब तक ये सिस्टम नहीं बनता है, ऑनलाइन एजुकेशन को या तो बंद किया जाए या ऐच्छिक किया जाए। जो लोग इसके माध्यम से पढ़ाई करना चाहें वो करें, और जितनी उनको ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो स्कूल सर्विसेज दे पा रहा है, जिस तरह की शिक्षा दे पा रहा है, उसी तरह से वो उनको उस अनुपात में उनसे फ़ीस ले। क्योंकि जो स्कूल की फ़ीस अभी स्कूल संचालक मांग रहे हैं वो हमने उस समय तय करी थी जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता था, खेल की गतिविधियाँ होती थी और बच्चों को कई तरह की सुविधाएँ मिलती थी जो आज के डेट में बिल्कुल उपलब्ध नहीं है स्कूलों में। हमारा बच्चा अगर घर में पढ़ रहा है तो हमें अपने घर के कमरे को क्लासरूम बना के देना है, हमें अपना इंटरनेट, मोबाइल, कई तरह की सुविधाएँ देना है और पूरी तरह से बच्चे की मम्मी या पापा को उसके साथ बैठना है पूरे समय जब तक वो पढ़ रहा है। तो हमें अपना समय भी उसमें देना है। और चूंकि इस समय हमारी आर्थिक स्थितियाँ भी अच्छी नहीं, तो इस समय में हम उसको बच्चे को समय भी दें, अतिरिक्त सुविधाएं भी दें और उसके बाद स्कूल संचालकों को पूरी फीस दें। वो न तो नैतिक रूप से सही है, ना अगर एक हम उपभोक्ता की नज़र से बात करें, क्योंकि स्कूलों ने हमको ये बता दिया कि आप हमारे उपभोक्ता हो, आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं हो, आप हमारे उपभोक्ता हो। तो उसी नाते, एक उपभोक्ता के नाते भी हम किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं कि हम उनको पूरी फीस दें। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है, वो अभी आगामी दिनों में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के पटल पे आएगी, ऐसी संभावना है। वहाँ और भी जो हमारे पक्ष हैं वो हम उसमें रखेंगे। एक बड़ा हमारा इसमें सुझाव और था स्कूल संचालकों के लिए। समस्याएं तो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मालूम है समस्याएं क्या हैं। सुझाव या समाधान की बात करें तो हमारा एक सुझाव भी था स्कूल संचालकों के लिए कि चूँकि पूरे देश ने एक आर्थिक आपातकाल झेला है, सबकी कमाई कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और सबने एक उसको स्वीकार भी करा है कि अगर मेरा व्यापार बंद है तो मेरे व्यापार में जो घाटा हो रहा है, या मेरी नौकरी नहीं है तो मैं बेरोजगार पर घर पे बैठा हूँ और अपना घर चला रहा हूँ जिससे तैसे, और अगर मेरी सैलरी में कहीं कटौती हुई है आधी 40% 50%, तो वो भी स्वीकार करके उन परिस्थितियों में उस अनुपात में अपना घर और जीवन में चला रहा हूँ। तो उसी तरह से जो स्कूल का स्टाफ है, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो भी कहीं ना कहीं इसको सेक्रीफाइस करेगा। और कई टीचरों ने करा है जिनसे हमारी बातचीत हुई कि उन्होंने बताया कि स्कूल ने ऑलरेडी हमारी तनख्वाह जो सैलरी जो है वो आधी कर दी है, कहीं 50% 40%। तो जब स्कूल के दूसरे सारे खर्चे बंद हैं, टीचर्स के सैलरीज ये लोग आधी कर चुके हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया है अपने वहाँ पे अभी जॉब से, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं, इनके स्थायी कर्मचारी होते नहीं हैं। तो वो अनुबंध ये निरस्त कर चुके हैं। केवल जितना ज़रूरी स्टाफ है उन्होंने अभी रखा है, उसको भी अपनी शर्तों पे और अपने शर्तों पे जो उनको वेतन देना निर्धारित करा उसी पे रखा है। तो स्कूलों के खर्चे लगभग आधे से भी कम हो गए हैं। तो जब स्कूलों के खर्चे कम हो गए हैं तो निश्चित रूप से उस अनुपात में जो है फीस भी कम की जा सकती है। तो पहला तो एक ये अच्छा प्रयास हो सकता था स्कूलों की तरफ से कि जिस अनुपात में उनके खर्चे कम हुए हैं उसी अनुपात में वो फीस कम करें। दूसरा हमारा ये कहना था कि ऑनलाइन एजुकेशन भी उन्हीं को दें जो लेना चाहते हैं, जो इसके लिए तैयार हैं, जिनके पास संसाधन हैं, और जो ऑनलाइन एजुकेशन लें उससे वो फीस की बात करें। इसके अलावा यह था कि जो स्कूल संचालकों का कहना है कि हर स्कूल पे लोन है, हमारी बसेस पे लोन है, वो हमको वो भी चुकाना है। तो पहली बात तो ये कि हम जो अभिभावक हैं वो इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं हैं कि आप अपने जो आलीशान आपने भवन बनाए हैं, कई एकड़ ज़मीनों में आपने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, उसके लिए अगर कोई लोन लिया है तो वो आपकी संपत्ति है जिसकी कीमत में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उससे आप आजीवन एक बड़ी इनकम गेन करने वाले हैं। तो वो हमारा विषय नहीं कि आपकी बिल्डिंग पे कितना लोन है और उसकी आपको कितनी किस्त चुकाना है, क्या ब्याज देना है, या आपकी बसेस अगर हैं तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर आप हमको देते हो तो उसके लिए जो भी एक निर्धारित रेट होता है किसी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑनर का, उसी तरह से आप हमसे भी शुल्क लेते हो। वो आपका व्यवसाय है, उससे भी आप पैसा कमाते हो। तो वो भी एक अलग विषय है कि आपकी बसेस यूज़ हो रही है, नहीं हो रही हैं, या आपको कितना उसमें कर्ज है वो चुकाना है, वो अभिभावकों का बिल्कुल भी विषय नहीं है।
तो ये भी तर्क स्कूल संचालकों का गलत है कि हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं जिन पे लोन है वो हमको चुकाना है। तो ये सब स्कूलों के तर्क थे। फिर इसमें हमने एक बात और करी उनसे स्कूलों में जब गए कि आप जिस तरह से कॉशन मनी एडमिशन के समय हमसे लेते हैं, सभी पेरेंट्स से एक निश्चित अमाउंट कॉशन मनी का जो है स्कूल संचालक लेते हैं, वो नॉन रिफंडेबल होता है। स्कूल साइज़ के हिसाब से वो 5,000, 10,000, 50,000 या उससे भी ज़्यादा होता है। तो एक बहुत बड़ा रिजर्व फंड स्कूलों के पास होता है जो कई करोड़ों में होता है। और अगर स्कूल साइज छोटा है तो उसके खर्चे कम है, उसकी फ़ीस कम है, उस अनुपात में वो एक हैंडसम अमाउंट हर स्कूल संचालक के पास रहता है पालकों का सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे, कॉशन मनी का। अगर उस कॉशन मनी, और वो निरंतर इनके पास रहती है। अगर मान लीजिए स्कूल में 2,000 बच्चे हैं, 3,000 बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा क्विट करता है तो नए बच्चे वहाँ पे आते हैं। तो बड़ा अमाउंट उनके पास पालकों का रहता है, जो स्कूल संचालक कहीं भी निवेश करते हैं उससे कोई भी लाभ कमाते हैं, और उस लाभ का पूरा हिस्सा स्कूल संचालक हमेशा से रखते आए हैं। पालकों ने कभी उसके बारे में बात नहीं करी कि अगर आज मेरा 25,000 रुपये आपके 15 साल जमा रहा, वो निश्चित रूप से अगर मेरे पास होता, मैं सिर्फ बैंक में भी रखता, तो लगभग 1 लाख रुपये तक हो सकता था। वो एक अलग विषय है। पर हमने ये भी एक सुझाव दिया सब स्कूल संचालकों से कि बात करके कि आप कॉशन मनी का जो रिजर्व फंड आपके पास है उसको आप जहाँ भी आपने इन्वेस्ट करा है, जो भी उसके आप प्रॉफिट ले रहे हैं, उस प्रॉफिट को भी अगर आप आज इस महामारी के समय, इस आर्थिक संकट के समय पालकों के साथ अगर शेयर करेंगे तो उससे मिलने वाले लाभ से आप अपने सब खर्चे मीट आउट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो वो भी एक आपके पास बड़ा फंड है, क्योंकि स्कूल संचालकों का ये कहना है और लगातार वो ये प्रचारित कर रहे हैं कि हम अभी तक मार्च अप्रैल की सैलरी टीचर्स को नहीं दे पाए हैं और टीचर्स के ऊपर बहुत गंभीर आर्थिक संकट का दौर चल रहा है। तो स्कूलों के पास कॉशन मनी के रूप में एक बड़ा फंड है। हर स्कूल एडमिशन फ़ीस लेता है जिसका कोई तार्किक आधार नहीं होता है कि आप एडमिशन के लिए अगर मैं आया हूँ तो आप 5,000, 10,000, 20,000 एडमिशन फ़ीस लो, जो कभी मुझे लौटा भी नहीं रहे हो। आप उस राशि से आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हो, बस बना रहे हो, आप अपने जो भी डायरेक्टर्स हैं, संचालक हैं, वो एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो वो सब एक आपके पास फंड होता है। एक तरह के मिसलेनियस फंड, डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे कई अलग अलग तरह के चार्जेस स्कूल ने हमेशा से क्लेम करे हैं, वो सब भी स्कूल के पास हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसका मेरा कारण ये है कि कई अभिभावकों के मन में ये है कि हाँ सही बात है, अगर हम स्कूल की फ़ीस नहीं देंगे तो स्कूल कैसे सर्वाइव करेंगे, टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी कैसे देंगे, या वो अपने खर्चे कहाँ से चलाएंगे। तो ये संशय भी कई पालकों के मन में आता है और वो इसको इस तरह से सोचने लगते हैं कि स्कूल की जो मांग है वो जायज़ है। तो इस संदर्भ में सारी बातें मैंने बताना चाहिए कि स्कूल संचालक एक व्यापारी के रूप में अपना काम कर रहे हैं। व्यापार के लाभ हानि के जिम्मेदार स्कूल संचालक खुद होते हैं। कोई भी ग्राहक किसी व्यापारी के लाभ हानि का भागीदार नहीं होता है। हम भी स्कूल संचालकों के लाभ हानि के भागीदार नहीं हैं। और स्कूल संचालकों के पास इतना फंड ऑलरेडी होता है, हमारा ही होता है, जो अगर वो उसका लाभ हमारे साथ अभी शेयर करें तो ये 3-4 महीने, 6 महीने की जो समस्या है वो एक आसानी से सुलझाई जा सकती है। तो अब मैं ये चाहूँगा कि अगर हमारे कोई साथी हमारे साथ हों और कुछ जानना चाहें तो उस पर वो बात करें और उस पर अपन बात करेंगे। दूसरा एक चीज़ और थी कि स्कूलों द्वारा हमेशा से अभी पिछले लंबे समय से प्रचारित किया जा रहा है कि ये लड़ाई पेरेंट्स और टीचर के बीच की है। पेरेंट्स टीचर की सैलरी नहीं देना चाह रहे हैं, पेरेंट्स सैलरी नहीं देंगे तो टीचर को, पेरेंट्स अगर फीस नहीं भरेंगे तो टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पाएगी। और कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद को वो टीचर्स को सामने लाके इमोशनल तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि ये टीचर्स के अधिकारों का हनन है, शिक्षक के अधिकारों का हनन है और शिक्षक इससे परेशानी में आएंगे, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में टीचर्स के लिए किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। हम समझते हैं कि शिक्षक हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ता है, संवारता है, उसको शिक्षा देता है, और गुरु का स्थान हमेशा से देवता से ऊपर माना गया है। वह बताया गया है कि गुरु गोविंद दो खोड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु हमको ईश्वर से मिलने का मार्ग बताता है, गुरु हमारा भगवान होता है। तो कहीं हमारे मन में टीचर्स को लेके कोई दुर्भावना नहीं है। तो ये गलत बात है कि हम किसी भी तरह से टीचर्स का विरोध कर रहे हैं, शिक्षकों के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। हम पूरी तरह से टीचर्स के साथ हैं, शिक्षकों के साथ हैं, और स्कूल संचालकों से भी हम ये हमेशा से मांग करते आए हैं कि आपके पास जो पैसा आपने हमसे कमाया है, जो हमारा फंड आपके पास है, उसमें से आप शिक्षकों को सैलरी दें।
उसके बाद भी कहीं मान लीजिए इन सब के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी पड़ रही है, तो एक ओपनली वो बात करें और उसका कोई निराकरण करें बैठ के। सरकारों को व्यवस्था करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, पर सरकार इस पूरे मसले पे मौन है। सरकार की एक अघोषित मौन सहमति है स्कूल संचालकों को कि आप अपनी मनमर्जी करें, जिस तरह से आप स्कूल चलाना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप पालकों को हाँकना चाह रहे हैं। अगर सरकारें शिक्षा को लेकर कभी गंभीर रही होती कहीं भी, तो आज ये जो समस्या खड़ी हुई कभी नहीं होती, क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो स्तर सरकार ने बना दिया है, उसी के कारण आज सारे अभिभावक मजबूर हैं कि उनकी पॉकेट में पैसा हो या ना हो, मजबूर हैं कि उनको निजी स्कूलों के पास जाना पड़ता है शिक्षा के लिए। पूरी तरह से निजी स्कूलों पे शिक्षा व्यवस्था निर्भर हो चुकी है। सरकारी स्कूलों का लगभग खात्मा सरकारें कर चुकी है। जो सरकारी स्कूल अभी हैं, जिस तरह से सरकारी स्कूल चल रहे हैं, तो आने वाले समय में धीरे धीरे सरकारी स्कूलों का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा और एक मोनोपोली पूरे देश में निजी स्कूल संचालकों की रहेगी, अगर यही चलता रहा सब। तो अभी मैं आप सभी से मांग करता हूं कि जहां भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी व्यवस्था का विरोध होना चाहिए, तो हम अभी जो कर रहे हैं कि हम अलग अलग स्कूल के अभिभावकों से बात कर रहे हैं, हम उनके साथ स्कूल मैनेजमेंट के पास जा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई अभी तक बहुत बड़ा हमको फ़ायदा नहीं मिला है। कुछ ज़रूर छोटे छोटे स्कूल संचालकों ने इस तरह की घोषणाएं करी हैं कि वो लॉकडाउन अवधि की फ़ीस नहीं लेंगे, उनका हम सम्मान करते हैं। तो अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि कहीं सरकार तक हमारी बात पहुंचे। स्कूल संचालक किसी तरह से, अगर पालकों की एकजुटता सामने आती है, तो झुकने को तैयार होंगे। दूसरा ये है कि अभी तक स्कूल संचालक हमेशा ये बचाव लेते आए हैं कि मान लीजिए उनके स्कूल में 3000 पेरेंट हैं या 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जब बात करने हम जाते हैं तो वहाँ 100, 150, 200 अभिभावक होते हैं। तो वो संख्या भी उनके लिए एक आधार बनती है कि 3000 में से सिर्फ 200 लोगों को प्रॉब्लम है, 200 लोग फीस नहीं देना चाहते हैं। तो उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव इस हमारी पूरी बात पे पड़ता है कि हमारे साथ अभिभावक नहीं है, अभिभावक फीस देने में सक्षम है। तो सभी पालकों को एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ एक स्वर में ये मांग करना पड़ेगी। अगर हम सब अलग अलग स्कूल नहीं जा सकते हैं और स्कूल जाके बात नहीं कर सकते हैं, तो अपन कम से कम एक ईमेल के माध्यम से स्कूल संचालक को अपनी परेशानी बताएं। क्योंकि कल जब मान लीजिए कोई इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, तो निश्चित रूप से उस वक्त ये बात आएगी कि जिसने व्यक्तिगत रूप से फ़ीस देने में अपनी असमर्थता जताई होगी या किसी तरह की राहत की मांग करी होगी फ़ीस के लिए, तो हो सकता है उस समय सिर्फ उन लोगों को लाभ मिले जिन्होंने निजी रूप से स्कूल से कहीं किसी डॉक्यूमेंट पे फीस में राहत की मांग करी होगी। अगर हम ये सोचते हैं कि ये जो 100-200 पेरेंट स्कूल के लिए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होगा, उस फ़ायदा हम सबको मिल जाएगा, हो सकता है ऐसा नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को स्कूल मैनेजमेंट तक किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहिए, जिससे कि स्कूल संचालकों को ये लगे कि हाँ, पेरेंट की ये परेशानी है, पेरेंट ये मांग कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने स्कूल में जाएं, बात करें। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो एक ईमेल कम से कम हम स्कूल संचालक को करें, और जो भी आपकी समस्या है, और अगर कोई समस्या नहीं, आप फ़ीस भरने में सक्षम है, तो निसंदेह आप फ़ीस भरें, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। पर यदि आपको परेशानी है और आपको लगता है कि फ़ीस भरने में किसी तरह की परेशानी है, तो आपको आगे आना पड़ेगा, आपको स्कूल संचालकों से बात करना पड़ेगी, इस भय से कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है या हमारा बच्चा कल वहाँ जाएगा तो उसके साथ किसी तरह की परेशानी खड़ी की जाएगी। तो ये एक आपका भय है आपके मन में, क्योंकि आप ये मान के चलें कि अगर सभी अभिभावक ये सोच लेंगे कि हाँ, हमें स्कूल से बात करनी है और हम मजबूर नहीं हैं, हम मजबूत हैं, अगर ये स्कूल हमारे साथ सहयोग नहीं करेगा तो हम किसी भी दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो निश्चित रूप से स्कूल संचालकों को आपकी बात मानना पड़ेगी और वो आपके आगे झुकेंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कूल जाएं, स्कूल में बात करें, संगठित हों, एकजुट हों और एकजुट होकर अपनी बात करें। और ये मन में विश्वास रखें कि आप कोई गलत बात नहीं कर रहे हो, आप किसी शिक्षक के अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हो। अगर आप फीस नहीं दे रहे हो तो कहीं स्कूल सक्षम नहीं है, स्कूल टीचर्स को सैलरी देने में ऐसी कोई परिस्थितियाँ किसी स्कूल की नहीं है। अगर कहीं किसी तरह की ऐसी समस्या है भी कि वाकई स्कूल ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उन्होंने जो भी पैसा कमाया है वो स्कूल में लगाया है, या कोई न्यूनतम फीस पे वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो भी जिस समय हमने एडमिशन लिया वो जो फ़ीस निर्धारित करी थी, आज उस फीस में वो राहत दे सकते हैं। स्कूल संचालक आगे आएँ, बात करें
और इस विवाद का निराकरण करने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि अगर उन्होंने अभी आके आके इसको इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश नहीं करी, अभिभावकों का सहयोग नहीं करा, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है, पालक जाग चुके हैं और पालकों के मन में ये बात पूरी तरह से घर कर चुकी है कि स्कूल संचालक सिर्फ एक व्यापारी हैं और ये हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं। और अगर इस तरह का कोई परिदृश्य पूरे देश में बनता है शिक्षा को लेकर, तो वो विद्यार्थियों के लिए भी ठीक नहीं है, स्कूलों के लिए भी ठीक नहीं है, सरकारों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि शिक्षा प्राथमिकता है हर व्यक्ति की। सरकार हमेशा ये बोलती आई है, चाहे अमल ना करे कभी भी, पर शिक्षा प्राथमिकता है। अगर शिक्षा की अनदेखी करी इस गंभीर समय में सरकारों ने, तो सभी को इसके बुरे परिणाम भुगतना पड़ेंगे, जो किसी भी तरह से देश दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर आपसे मांग करता हूं कि आप बिना डरे, बिना किसी तरह का दबाव महसूस करें, स्कूल संचालकों से बात करें और इस गलत तरह से जो फीस वसूली हो रही है उसका विरोध करें। स्कूल के साथ बात करके कोई निराकरण करें। कहीं स्कूल वाकई परेशानी में है, कोई दिक्कत है, तो उसमें अपना योगदान दें और उस चीज़ को निराकृत करें। दूसरा, आखिरी एक बात सभी शिक्षकों से करना चाहूँगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज शिक्षकों का दिन है और हर दिन शिक्षक का होता है वैसे तो, कि हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए तत्पर हैं हमेशा हर हाल में। तो आप भी अपने स्कूल संचालकों से ये बात करें कि इस फीस की जो ये वसूली हो रही है इसको नियंत्रित करके कोई वाजिब एक बात करें और उसका उचित निराकरण करें। धन्यवाद। मैं चंचल गुप्ता एडवोकेट इंदौर से। जागो पालक जागो के नाम से हमारा एक समूह है जो आज पालकों के अधिकारों के लिए संघर्षरत है। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जहां जिस तरह से हमारी भूमिका बनेगी, हम हर तरह से पालकों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।